हेलो, मेरा नाम है अफजल जैन। वेलकम टू मैकेनिकल सारथी। तो आज हम ज्योग्राफी का सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के बारे में देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिवर्स से। पहले कुछ बेसिक्स थ्योरी देख लेते हैं जो यूनिवर्स के बारे में कही गई थी। उसके बाद हम फर्दर इसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो पढ़ लेंगे। देन आफ्टर दैट हम सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिवर्स को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी आई थी जो कि बड़ी फेमस थ्योरी है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। ये बहुत फेमस थ्योरी है, हालांकि ये इस पर अभी रिसर्च चल रही है और बट एट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये हमको पढ़ना ज़रूरी है। देखिए, ये किसने दी थी? गिवन बाय लेमेत्री। ये थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी दी किसने है? लेमेत्री ने दी है। लेमेत्री एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी के बारे में कहा। इस थ्योरी के हिसाब से उन्होंने ये कहा कि बिफोर 13.7 बिलियन ईयर 13.7 बिलियन ईयर पहले बिग बैंग हुआ था, हैपन, एंड यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। ठीक है, तो ये यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग ना, ये हमको हबल टेलीस्कोप से भी पता चला था, बाय हबल टेलीस्कोप ऑल्सो। अब ये रिटायर हो गया है, पर सबसे पहले ये हबल टेलीस्कोप से ही हमने, एक्चुअल में क्या होता है देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए कि हबल टेलीस्कोप से क्या होता है, जो यूनिवर्स में अलग अलग लाइट आती है उससे हम उसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि वो कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, उससे हमको पता चलता है वो कितनी पुरानी लाइट सोर्स है या उसको कितना टाइम हो गया है। ठीक है, तो लेमेत्री ने ये बोला कि यूनिवर्स जो है आज से 13.7 बिलियन ईयर पहले एक कॉन्सेंट्रेटेड मास था उसका। उस 13.7 बिलियन ईयर पहले एक विस्फोट होता है, उसके बाद से ये जो यूनिवर्स है ये फैलता जा रहा है। ठीक है, यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग मतलब यही है कि वो एक पॉइंट से 13.7 बिलियन ईयर पहले फूटा और आज वो एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, एक साइंटिस्ट ये थे जिन्होंने हमको बताया यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग के बारे में। सेकेंड है जियो सेंट्रिक थ्योरी। सेकेंड है जियोसेंट्रिक थ्योरी। देखो, जियो मीन्स होता है अर्थ, तो अर्थ सेंट्रिक मतलब होता है सेंटर। तो इस थ्योरी के हिसाब से ये एक्चुअली में दी किसने थी ये थ्योरी? ये दी थी टॉलमी ने। ये थ्योरी किसने दी थी? टॉलमी ने। हाँ, देखो, जियोसेंट्रिक का सिमिलर लॉजिक है। ये माना था कि अर्थ जो है वो सेंटर है सोलार सिस्टम का, अर्थ के अराउंड ही सारी चीजें घूम रही है। पहले कुछ लोग ये मानते थे। तो ये जो टॉलमी साइंटिस्ट थे या रिसर्चर थे, इन्होंने ये बताया था उस समय पहले कि जो अर्थ है वो सेंटर है और सारे प्लेनेट इसके अराउंड घूमते हैं, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ये हमको पता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या था? जस्ट अ सेकेंड, अर्थ इज इन सेंटर। ठीक है, इस थ्योरी का यही कंक्लूजन था कि अर्थ जो है सेंटर में और सारे प्लेनेट उसके अराउंड घूमते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। थर्ड, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। ये बहुत फेमस रिसर्चर ने दी थी जिनका नाम था कॉपरनिकस।
कॉपरनिकस। बाद में इनको फांसी दे दी गई थी क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि जो सन है वो सेंटर है। तो उससे पहले ये जो लोग बिलीव करते थे वो ये करते थे कि अर्थ सेंटर है, वो जियोसेंट्रिक थ्योरी को भरोसा करते थे। तो उनको ये बात बिल्कुल गलत लगी थी कॉपरनिकस की, तो इन्होंने उनको मार दिया था। पर जब बाद में प्रूफ हुआ तो ये पता चला कि कॉपरनिकस सही थे, पार्शियली सही थे। ठीक, इनके हिसाब से सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, ये 3 थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो डायरेक्ट पॉइंट है वो आपको पता होने चाहिए। दैट इज, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे। कौन सा वे? मिल्की वे। मिल्की वे इज अवर गैलेक्सी, इज अवर गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, इज अवर गैलेक्सी। ठीक है, इसका शेप कैसा है? विच इज स्पायरल इन शेप। ये हमको पता है कि गैलेक्सी जो हमारी है वो स्पायरल है। स्पायरल मीन्स कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये 3D में होगा इस तरह से, तो ये स्पायरल है, विच इज स्पाइरल इन शेप। ये एक पॉइंट है जो हमको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है बिगेस्ट गैलेक्सी ऑफ यूनिवर्स, वो है लिमॉन एल्फा। ठीक है, लिमॉन एल्फा। ठीक है, हाँ, अब ये एक इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे कि मिल्की वे से नियरेस्ट गैलेक्सी दूसरी कौन सी है, नियरेस्ट गैलेक्सी फ्रॉम मिल्की वे, उसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारे से नियरेस्ट दूसरी गैलेक्सी कौन सी है। एक हमारी मिल्की वे खुद हो गई और हमसे जो दूसरी गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट 22 लाख लाइट ईयर दूर है हमसे। एल वाई मीन्स लाइट ईयर, 22 लाख लाइट ईयर मीन्स 2.2 मिलियन लाइट ईयर दूर है। अब अगर लाइट ईयर आया है तो लाइट ईयर से आपको क्या लगेगा? टाइम। ईयर दिया है ना, मीन्स 365 डेज, इस टाइप से कुछ लॉजिक चलेगा। पर लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ को मेजर करने वाली यूनिट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये आपको याद होना चाहिए, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। देखिए, इसकी मीटर में भी यूनिट होती है बट मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब कई बार हम रिवाइज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। तो आप सिर्फ इसको ही याद रखिए, किलोमीटर वाले को। अगर वो मीटर में पूछेगा तो 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे अब। ठीक है, तो हम इसको ही याद रखेंगे, हम अलग से मीटर वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ किलोमीटर में याद करेंगे। आप एक बार रिपीट करिए मेरे साथ, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। हम जो यूनिट पढ़ रहे हो किलोमीटर में पढ़ रहे हैं। एग्जाम में कुछ भी पूछे हैं वहाँ कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वो मीटर में पूछेगा तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा, दैट इज 10⁻15। ठीक है, आप एक ही फॉर्मूला याद करिए, वहाँ आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे मैं मीटर में कौन सा पढ़ा था, किलोमीटर में कौन सा पढ़ा था। तो इतनी बेसिक तो आप वहाँ पे कैलकुलेट कर ही लेंगे, कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो आप एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक और हम कंसिडर करते हैं इसको। एक और देखो, लाइट ईयर आपको बहुत बड़ी यूनिट लग रही, इससे बड़ी एक और यूनिट होती है पारसेक, जो कि हम उसको कहते हैं बिगेस्ट यूनिट टू मेजर डिस्टेंस। वो है पारसेक। ठीक है, तो यहां पे फिर से मैं लिख लेता हूं 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर।
तो सोचिए जब लाइट ईयर इतना बड़ा है तो उसका भी 3.26 गुना है ये तो ये कितना बड़ा होगा। तो पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट होती है लेंथ को मेज़र करने के लिए या डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब अगर आपसे पूछे कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, ब्राइटेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, क्या ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है फ्रॉम अर्थ। तो अगर आपको अर्थ से पूछे तो अर्थ से नियरेस्ट है ब्राइटेस्ट स्टार, अर्थ के कंपेयर में अगर मैं पूछूं अर्थ से, ठीक है, अर्थ के, तो वो पहला सन है हमारे लिए, ब्राइटेस्ट सन है। सेकंड है, सेकंड जो है साइरस डॉग स्टार, बहुत फेमस है ये साइरस डॉग स्टार। तो अगर आपसे पूछे यही सेम चीज, ब्राइटेस्ट स्टार आफ्टर सन, सन के बाद, तो उसका आंसर होगा साइरस डॉग स्टार। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए आप, मोस्टली आपसे साइरस डॉग स्टार के बारे में ही पूछता है वो। ठीक है, साइरस डॉग स्टार ब्राइटेस्ट स्टार है अर्थ से, या अगर सन के बाद आप बोलेंगे तो साइरस डॉग स्टार है। ठीक है, अब अगला पॉइंट, नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ, अर्थ से सबसे पास सितारा या स्टार कौन सा है, तो वो रणबीर कपूर है, नहीं सॉरी रणबीर कपूर नहीं है, वो है सन। और सेकंड है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर उसने क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक कर दिया तो आपके साथ हो जाएगा गेम। क्या, नियरर स्टार फ्रॉम सन, अगर ये लिख दिया तो सन से नियरेस्ट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अर्थ से सबसे पास सितारा कौन सा है, स्टार कौन सा है, सन, और सेकंड नंबर पे है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बट अगर मैं सन से पूछूं तो सन खुद ही एक स्टार है, तो अपने आप को थोड़ा ना काउंट कर लेगा कि मैं तो खुद को काउंट कर लूंगा, वो अपना फेवरेट नहीं है। तो उससे पास कौन है, सन के कंपेयर में नियरेस्ट उसके लिए कौन सा अगला स्टार है, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये क्लियर हो गया आपको। अब ये थोड़ा करंट की टॉपिक की बात है, उसको मैं यहाँ लिखा देता हूँ, नियरेस्ट प्लेनेट फ्रॉम अर्थ, अर्थ से सबसे पास प्लेनेट कौन सा है। तो देखिए इससे पहले सबको वीनस लगता था, साइंटिस्ट को भी वीनस लगता था, बट जब हमने एवरेज डिस्टेंस निकाली तो होता क्या है कि जो वीनस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सन के पीछे रहता है। जैसे कि अर्थ अगर लेफ्ट साइड है तो वीनस जो है वो सन के अपोजिट साइड रहता था, और मरकरी क्या होता है वो 88 डेज में अपना एक ऑर्बिट में सर्कल पूरा कर लेता है। तो इसलिए बार बार नियरेस्ट हमारे लिए सन मतलब अर्थ के लिए नियरेस्ट मरकरी आ जाता है। ठीक है, क्यों, जो एक्चुअल में अर्थ से पहले वीनस है, मरकरी और अर्थ के बीच में वीनस है ना, तो होना वीनस चाहिए, बट वीनस क्या होता है, वीनस मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थ सन के पीछे रहता है, तो अर्थ से ज़्यादा दूर हो गया वो, सबसे पास कौन है, मरकरी। तो अब डेटा चेंज हो गया है, अब है नियरेस्ट जो प्लेनेट है अर्थ से वो मर्क्यूरी है। ठीक है, वो मर्क्यूरी है। ओके, अब एक कई बार एक नाम यूज होता है ग्रेट बियर का, ग्रेट बियर, ये क्या है, ये है, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज
7 स्टार। आप कई बार सप्तऋषि वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, वो इसी के लिए है, वो है ग्रेट बियर के लिए। ये 7, ठीक है। अब ये हो गया कुछ बेसिक यूनिवर्स के बारे में। अब हम देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोलार सिस्टम। देखिए नॉन टेक आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए, जो टेक्निकल सब्जेक्ट वालों के लिए, कितने लेवल में आपको पढ़ना है। अगर आप कोर नॉन टेक पढ़ने बैठ जाएंगे तो मेरे हिसाब से वो उतना बेनिफिशियल नहीं है, अगर एज लॉन्ग एज आप फिर पीसीएस या पीएससी की तैयारी कर रहे हो। अगर आप टेक्निकल के साथ तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बेसिक से थोड़ा ज़्यादा जाना चाहिए। एकदम डिटेल रिसर्च करने का कोई टाइम नहीं है अभी। आप उतना जानिए जितना आपसे सब्जेक्ट क्लियर हो। आपको कोई वीडियो में पढ़ा रहा है सोलर सिस्टम को ही 4 घंटा, तो वो आपके काम में आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको उतना जानना ही नहीं है। आपको वहाँ मेंस नहीं लिखना है कि सोलर सिस्टम आ रहा है तो आप पूरी कहानियाँ लिख रहे हैं। आपको उतना जानना है जो क्वेश्चंस आते हैं जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो इस वीडियो को बनाने का भी मेरा उद्देश्य यही है कि मैं भी इंजीनियर हूँ, तो मुझे भी बड़ी प्रॉब्लम थी कि नॉन टेक कितना पढ़ना है। तो मुझे बहुत अच्छे सोर्सेस मिले हैं, और जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें मेरे पास जो कॉपी है वो उसमें मैंने उतना ही लिखा है जिसमें मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे थे। तो मैं भी आपको वही पढ़ा रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, सोलर सिस्टम में सबसे पहले कौन है? हमारा प्यारा सन, ठीक है, ये सन है, ठीक है। इसके बाद कौन है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, ये थोड़ा मार्स, मार्स के बीच में थोड़ा गैप, क्यों? क्योंकि मेरा मन है क्योंकि उसमें एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। जुपिटर, फिर ये 3 और अच्छा, ये भी टेक्नोलॉजी आ गई है क्या? मुझे पता नहीं था। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 प्लैनेट हैं, क्यों? क्योंकि मेरा मन है। 8 प्लैनेट इसलिए क्योंकि प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि साइंटिस्ट ने उसको हटा दिया है 2006 में। पहले हम इसके नेम लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी, फिर है वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। देखिए, हाँ, मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ तक सबको याद रहता है मरकरी, वीनस, क्योंकि हमको पता है मरकरी पहला है, अर्थ से पहले वीनस आता है, अर्थ के बाद मार्स आता है, फिर उसके बाद जुपिटर आता है। ये 3 में सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, मैं जो आपको बता देता हूँ, फिर आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, सोते सोते भी बता देंगे कि पूरे 8 प्लैनेट अरेंज कर देंगे आप। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, नेपच्यून, ठीक है। अच्छा, ट्रिक सिंपल है। स्टार्टिंग में ये सन है, SUN, लास्ट में भी है SUN, SUN, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब याद रहेगा आपको, अब नहीं भूलने वाले। जुपिटर तक सबको याद रहता है, SUN आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ट्रिक है। इसके बीच में एस्टेरॉइड की एक बेल्ट चलती है, बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर है जिनको हम, वो इतने बड़े नहीं हैं कि जिसको हम प्लेनेट बोल सकें, तो इसलिए हमने उसका नाम रख दिया है एस्टेरॉइड बेल्ट। इट इज कॉल्ड एस्टेरॉइड बेल्ट। क्लियर? एस्टेरॉइड बेल्ट किसके किसके बीच है? मार्स एंड जुपिटर के बीच में।
एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। देखिए ये जो एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले जो 4 प्लैनेट हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड प्लैनेट। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये सारे हैं सॉलिड में, जमीन है इनके पास, जैसे अर्थ में भी जमीन है। बाकी जो बचे 4 प्लैनेट हैं दे आर ऑल गैसियस प्लैनेट, वहाँ ठोस पदार्थ सॉलिड स्टेट नहीं है, वो पूरे गैस से बने हुए हैं। इसलिए बाकी जो ये 4 हैं, जुपिटर, फिर सन, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब आपको याद हो क्या होगा, ये कैसे हैं भाई, गैसियस हैं तो, क्योंकि जुपिटर से लेके नेपच्यून तक सब गैसियस प्लैनेट हैं, क्योंकि सब गैस से बने हुए हैं, और इनको कहते हैं जॉवियन प्लैनेट। ठीक है, यहाँ पे हम 10 रुपए का नोट लगाने वाले हैं, छोटा सा। क्यों नोट, क्या लिखने वाले हैं हम, 2006 प्लूटो is removed as a planet। प्लूटो क्या बन गया, ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ मतलब होता है बौना, छोटा, बौना, बौना प्लैनेट। ठीक है, इसको प्लैनेट नहीं बचाइए, फिर इसको नाम दे दिया गया बौना प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट। तो ये 9 में अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, तो आंसर होगा प्लूटो। ठीक है, क्योंकि 2006 में जो जो इसके ऊपर स्टडी करती है उन कमेटी का फैसला था कि कि प्लूटो को अब हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करेंगे, उसको उन्होंने ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में डाल दिया। ठीक है, और ये तो आपको फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जो भी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके भी जो मोशन होता है वो केपलर लॉ को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सन पे। ठीक है, ये मैं वीडियो 30 मिनट के आसपास ही ट्राई करूंगा रखने का। मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 प्लैनेट तो हो ही जाएंगे, और जो बचेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब सन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले लगता था कि सन बीच में है और बाकी पूरे प्लैनेट उसके मोशन पे। एक्चुअल में सन भी मूव कर रहा है साथ में। सन रिवॉल्व करता है अराउंड गैलेक्सी। ठीक है, अब मैं जब छोटा था तो मैंने एक हनुमान करके मूवी देखी थी। ठीक है, तो उसमें ना शायद हनुमान जी सूर्य देवता के पास ज्ञान लेने जाते हैं। तो उस जो कार्टून वाली मूवी थी उसमें भी शो किया है कि उस टाइम सूर्य देवता रथ में किसी चीज़ का भ्रमण कर रहे थे, तो हनुमान जी ने जो ज्ञान लिया था वो भी सूर्य देवता के साथ चलकर लिया था। तो उस टाइम भी लोगों को पता था कि सूर्य भी एक्चुअली सेंटर नहीं है, सन इज ऑल्सो मूविंग, किसके अबाउट, गैलेक्सी के अबाउट। तो उसमें भी ये चीज़ क्लियर हुई थी। अगर आपको याद होगा, अब जो भी बच्चे होंगे उस टाइम जो वो मूवी देखेंगे तब आपको हिट करेगा कि चीज़, हाँ उस टाइम सूर्य देवता दैट इज सन भी मूव कर रहा था, तभी तो वो हनुमान जी उनके साथ रहकर उन्होंने ज्ञान लिया था। तो ये वही पॉइंट है कि सन भी गैलेक्सी के अबाउट मूव कर रहा है, सारी चीज़ें मूव कर रही हैं, कोई स्टैटिक नहीं है, कोई फ्लैट नहीं है, सब घूम रहा है। ठीक है, क्लियर, ओके। देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सन में होता क्या है, इसमें मोस्टली हाइड्रोजन होता है। कितना परसेंट, लगभग 70 to 73% के आसपास हाइड्रोजन होता है। सन में एनर्जी जनरेट कैसे होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन से। न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन मीन्स जब, क्योंकि हाइड्रोजन 73% है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके
हीलियम बनाता है। ठीक है, जब ये पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो सन की लाइट कम होती जाएगी। इसी तरह से स्टार अपनी एनर्जी कम करते जाते हैं, फिर वो फट जाते हैं, उसके बाद वो वाइट बनते हैं, ब्लैक होल बनते हैं। वो एक अलग थ्योरी है। अभी आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, दो चीज़ों का मिलना। तो सन में होता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन और बनाती क्या है, हीलियम। सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, जो टाइम रिक्वायर्ड, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, बाय लाइट, जो सनलाइट है, टू ट्रेवल टू अर्थ, मतलब सूर्य की किरण धरती पर पहुंचने पर कितना वक्त लगता है? तो वो लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। 8 इंटू 2 16, तो ये आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट ही पॉइंट लिखा रहा हूँ। ठीक है, जो सन सरफेस टेम्परेचर, जो सन का सरफेस का टेम्परेचर है, देखो कोर का नहीं, सरफेस का टेम्परेचर है, वो है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? एंड इसका लगभग जो टेम्परेचर ऑफ कोर है ना, सेंटर ऑफ सन के जो बीच का अंदर का पार्ट है कोर, उसका टेम्परेचर लगभग है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब लगभग 1.5 करोड़ के डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात, आउटर रिंग ऑफ सन, जो जब सोलार इक्लिप्स लगता है तो जो सन की आउटर रिंग दिखती है हमको, उसको क्या बोलते हैं? बहुत ही हमारा अच्छा दोस्त जो कि 2-3 साल से हमारे साथ था, उस नाम का एक व्यक्ति, दैट इज कोरोना। कोरोना, उसको हम कहते हैं कोरोना। अब आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्यों ही भूलेंगे, इतने साल से रहा है आपके साथ वो। ठीक है, तो उसको कोरोना बोला जाता है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे ये भी लिख लीजिए, जो सन स्पॉट होता है उसका टेम्परेचर, सन स्पॉट का टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है। सरफेस टेम्परेचर से कम होता है। स्पॉट मतलब छोटे छोटे जो गैप होते हैं ना अंदर, गड्ढे जैसे, वो काले काले, वो उसका टेम्परेचर कम होता है सरफेस टेम्परेचर के कंपेयर में। ठीक है, अब एक और बात है, यहाँ पे हम वो देख लेते हैं, ये कई बार क्वेश्चंस पूछ देता है आपसे। ये मान लीजिए ये अर्थ का इलिप्टिकल पाथ है, ये अर्थ इस पाथ में घूम रहा है, ये सन है मान लीजिए। ठीक है, ये अर्थ है। ठीक है, तो जो अर्थ जब सन से नियरेस्ट होती है, व्हेन अर्थ इज नियरेस्ट टू सन, उसको हम बोलते हैं पेरीहेलियन। हीलियन मीन्स होता है, हीलियन मीन्स होता है हीलियम से बना हुआ चीज़, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलेंगे हीलियम बनती है। हाइड्रोजन 73% है तो हीलियम बनती है, इसलिए सन को हीलियन के रूप में भी कई बार बोला जाता है, हिलॉइड, हीलियन, ये सब। तो इसलिए पेरीहीलियन, जब जो अर्थ है, ये जब नियरेस्ट है, इज अर्थ जब नियरेस्ट है, इसको कैसे याद करना है मैं वो बताऊंगा। दैट इज 3 जनवरी, 3 जनवरी के पास अर्थ और सन पास होते हैं। ये दूसरा है, इसको ये लगभग 4 जुलाई के आसपास है। डेट भले ही आपको ना याद हो, इस केस में डेट का उतना दिक्कत नहीं है, बट आपको ये नाम याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं एपीहेलियन। अब बात आती है कि ये आपको याद कैसे रहेगा। ये तो भूल जाएंगे कि दूर कौन पास कौन, कोई दोस्त तो है नहीं जो याद रहेगा। तो इसको सिंपल याद करने का रीज़न है, आप सुनते हो ना पर केजी, पर मीटर स्क्वायर, तो वो जो पर होता है वो साथ में लगा होता है ना, जैसे कि वॉट पर मीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए जो पर है ना, ये साथ में ला देता है चीज़ों को, देखिए चिपक गए ये दोनों। तो जो भी जहाँ पर होता है ना, वो नियरेस्ट होता है। पर कैस को शो करेगा? जो पास वाली चीज़ को है, वॉट पर मीटर। तो देखिए वॉट पर मीटर पास आ गए एक दूसरे के, तो इसलिए जहाँ पर लिखते हैं ना, वो होता है नियरेस्ट कंडीशन।
सिर्फ इस केस में नहीं, जब अर्थ एंड मून के बारे में भी हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ सन है अर्थ के साथ, तो इसलिए हीलियन यूज हो रहा है, पेरी हीलियन। दूर जा रहा है तो पास वाले के लिए पर, दूसरे वाले के लिए एपी, वो आपको याद हो जाएगा। अगर पर पास वाले के लिए तो एपी किसके लिए बचा, फारदेस्ट के लिए। ठीक है, तो जो ये है, जो एपी हीलियन है, ये फारदेस्ट के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया सन के बारे में कंप्लीट। ठीक है, मैंने बोला है कि मैं आधे घंटे आपको बताऊंगा वीडियो, क्योंकि ताकि आपको ये चीज़, ऐसा नहीं है कि आप देखिए, जब जेई के पेपर में अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर एसएससी जेई की, अगर आप देखें तो 6 महीने का पेपर है, 6 महीने मेहनत का पेपर, जून जुलाई में पेपर। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो अच्छे से पढ़े। ठीक है, क्योंकि आपको ये नॉन टेक अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, आप ये भी प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि आप फरवरी तक गेट या अदर एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि वे बहुत सारे पेपर है, फिर भी फरवरी टू जून बहुत टाइम है नॉन टेक पढ़ने के लिए। तो जो बच्चा फरवरी में भी शुरू करेगा अच्छे से एक बार रिवाइज करना इस चीज़ को जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी आराम से कवर कर लेगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगला जो वीडियो है जो प्लैनेट्स हैं बचे, उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा कवर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।